क्या आवाज नहीं जा रहा है क्या? आवाज तो जा ही रहा होगा भाई, आवाज का इशू है ना? आवाज तो है, आवाज का इशू नहीं है, आवाज जा रहा होगा मेरे हिसाब से। आवाज का है दिक्कत, आवाज जा रहा है अब? मेरे पास तो आवाज आ रहा है। आवाज है ही। चलिए तो शुरू करते हैं भाई। देखिए रैपिड फायर है और इसको बहुत जल्दी निपटा देंगे। तो एकदम स्टार्टिंग, आप लोग से एक ही गुजारिश है कि थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई, आप ही लोग का सपोर्ट की ज़रूरत है, आगे बढ़ाइए और हम आपके लिए लेके आते रहेंगे एक से एक टाइप के प्रश्न, ठीक है? तो आ जाइए, शुरू करते हैं। एकदम रैपिड फायर है, 50 प्रश्न हम लेके आए हैं और 30 से 40 मिनट में इसको हम खत्म कर देंगे लगातार, ठीक है? तो शुरू कर। देखिए पहला प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? जल्दी आप लोग बताइए कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन 1 में है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन 2 है समाजवादी, ऑप्शन 3 है मिश्रित और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है? इसमें पूंजीवादी और समाजवादी का मिश्रण है। कहते हैं कि 70% जो पूंजीवादी है, बाकी 30% समाजवादी। अच्छा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा भाई, लाभ कमाना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य। और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है जन कल्याण करना, ठीक है? तो हमारे क्या है कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो निजी क्षेत्र में है, निजी क्षेत्र में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और जन कल्याण सरकारी क्षेत्र में। ये सरकार जो है बहुत सारा जन कल्याण का काम करते हैं, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, घर वगैरह, अनाज वगैरह बांटती है। तो ये जो है हमारा, आप कह सकते हैं कि जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, समाजवादी और पूंजीवादी का मिश्रण है। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार के द्वारा विशेष राज्य का दर्जा क्यों मांगा जा रहा है? बिहार सरकार के द्वारा जो विशेष राज्य का दर्जा केंद्र से मांगा जा रहा है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, कारण क्या है? ऑप्शन ए है विकास के लिए, ऑप्शन 2 है राजनीति के लिए, ऑप्शन सी है उद्योग के लिए और ऑप्शन सी है शिक्षा के विकास के लिए। तो बताइए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों दिया जाना चाहिए? सरकार की क्या डिमांड है, राज्य सरकार की क्या डिमांड है? तो ऑप्शन ए जो है सही है, विकास के लिए मांगा जा रहा है कि जिसको विशेष राज्य का दर्जा मिलता है उसको केंद्र सरकार के द्वारा कुछ रियायतें मिल जाती है, कुछ टैक्स में रियायतें दी जाती है और कुछ जो है केंद्र सरकार से ज्यादा उनको जो है रेवेन्यू प्राप्त होता है। इससे उस राज्य का विकास ज्यादा होता है। जितने भी पहाड़ी राज्य हैं, लगभग 7 सिस्टर हैं और उधर जम्मू कश्मीर वगैरह का जो इलाका है वो सब विशेष राज्य के दर्जे में है, ठीक है? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अभी तक नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना ऑप्शन ए है 1955 में, 1954 में, 1948 में और 1951 में। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1951 में हुई थी। याद रखिएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि जर्मनी किस महादेश में स्थित है? जर्मनी किस महादेश में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूरोप में है, अफ्रीका में है, एशिया में है और ऑस्ट्रेलिया में है। तो जर्मनी जो है वो यूरोप में है। जर्मनी के चांसलर कौन है? तो अभी एलेक्स श्वाब है, इसके पहले एंजेला मार्केल हुआ करती थी। यूरोप में जर्मनी का जो है स्टेटस बहुत बड़ा है। दुनिया की सबसे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी है और चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था जापान है और पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था इंडिया है। इंडिया जो है अभी हाल में 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो गई है और जल्द ही 2025
के लगभग ही इंडिया तीसरे नंबर के अर्थव्यवस्था हो गया, यानी कि जापान को, जर्मनी को पछाड़ करके इंडिया तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी और जल्द ही बन जाएगी। तो यूरोप में है जर्मनी। यूरोप में बहुत सारे देश जैसे फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, वहाँ पोलैंड है, यूक्रेन है, आप देख सकते हैं कि ब्रिटेन है, स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, बहुत सारे हैं, लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, सब इसमें ही है, लग्जमबर्ग वगैरह, ये सब यूरोप में ही है। तो आगे प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, बताइए जल्दी। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी, चेरनोजेब मिट्टी, कपासी मिट्टी, डी है इसमें, इनमें सभी। कौन है काली मिट्टी का दूसरा नाम? तो याद रखिएगा, इसमें से सभी जो है काली मिट्टी का दूसरा नाम है, यानी कि काली मिट्टी को इन तीनों नामों से और भी जाना जाता है। काली मिट्टी में कपास की खेती होती है, गन्ने की खेती होती है, चावल की खेती होती है, और भी कई फसलों की खेती होती है, लेकिन मुख्य रूप से काली मिट्टी में कपास की खेती और गन्ने की खेती बहुत अधिक अच्छी मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि सोपानी कृषि कहाँ होती है? सोपानी कृषि में इसको कहते हैं हिंदी में सीढ़ीदार कृषि। सीढ़ीदार कृषि इसको है ना, सीढ़ीदार कृषि कहाँ होती है? मैदानी भागों में, पहाड़ी भागों में, नदियों में और घरों में। सीढ़ीदार कृषि कहाँ होती है? तो याद रखिए, सीढ़ीदार कृषि जो है हमेशा पहाड़ों पर होती है। सीढ़ीदार कृषि कहाँ होती है? पहाड़ों पर होती है। अब देखिए, मान लो पहाड़ ऐसे है तो ऐसे करके सीढ़ीदार कृषि होती है। ऊपर से बारिश होता है तो यहाँ पर रुक जाता है, फिर यहाँ रुक जाता है, यहाँ, तो इस प्रकार से सीढ़ीदार। अच्छा, पहाड़ों पर एक प्रकार क्या कृषि होती है, जिसको कहते हैं काटो जलाओ कृषि, जिसको कहते हैं झूम की कृषि। झूम की कृषि भारत में कई पहाड़ी राज्यों में की जाती है, लेकिन स्पेशल झूम की कृषि जो है ज्यादा फेमस कहाँ है? तो असम में ज्यादा फेमस है झूम की कृषि, सो काटो जलाओ कृषि या वर्निंग कृषि भी कहते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। देखिए, आप जल्दी जल्दी चैनल जो है लिंक शेयर कर दीजिए भाई साहब। मतलब 50 क्वेश्चन मैं तड़के से लेकर आऊँ आपके लिए, बहुत ताज़ा प्रश्न है, तो आप लिंक को शेयर करेंगे और आगे बढ़ाइए। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दूं भाई, काली गल, जरा सा सब्सक्राइब करवा दीजिए जल्दी चैनल वाके। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? याद रखिएगा, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? ध्यान से, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? आपको पता होगा कि कर्क रेखा और मकर रेखा पृथ्वी पर 5 जो है महत्वपूर्ण रेखाएं हैं। याद रखिएगा, 1 2 3 4 5। बीच का रेखा इसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, याद रखेंगे 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी को हम कहते हैं भूमध्य रेखा भी, भूमध्य रेखा। और इसी को कहते हैं हम जो है एक नाम और है इसका, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा एक ही रेखा है। अच्छा, उत्तर में हम चलते हैं, उत्तरी गोलार्ध में, तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। 66.5 डिग्री इसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री है ये उत्तर में, और यहाँ तो 90 डिग्री है ही। अच्छा, दक्षिण में आइए तो 23.5 डिग्री जो है यहाँ पर ये मकर रेखा है, और 66.5 डिग्री यहाँ पर अंटार्कटिका वृत्त है, अंटार्कटिका वृत्त, ठीक है। तो याद रखिएगा ये 90 डिग्री है। तो ये 5 महत्वपूर्ण रेखाएं हैं। अच्छा, अब आती है बात कि जो कर्क रेखा है वो भारत से होकर गुजरती है, भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। अब मान के चलिए कि ये जो है ये भारत का इस तरीके का मैप, उतना बढ़िया नहीं मैं बना रहा हूँ अभी भाई, है ना, ये भारत का मान लीजिए मैप है, तो इधर से कर्क रेखा इस तरीके से गुजरती है। मान लीजिए कि अब देखें कि ये जो है ऐसे बीच से कर्क रेखा गुजर गई, तो कितने राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा? 8 राज्यों से। कौन कौन? झागुरा मित्र पक्ष, यानी कि झा से झारखंड, गु से गुजरात, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, छ से छत्तीसगढ़, रा से राजस्थान। तो हाँ, झागुराम, म से मध्य प्रदेश। तो ये जो है 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है भारत के। तो बिहार से नहीं गुजरती, झारखंड से, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा से गुजरती है कर्क रेखा, और जो है बिहार से नहीं गुजरती। हाँ, जब बिहार 2000 है ना, 2000 के पहले बिहार और झारखंड एक हुआ करते थे, तो बिहार से भी कर्क रेखा गुजरती थी। 2000 के बाद अब कर्क रेखा बिहार से नहीं गुजरती है। दूसरी बात कि कर्क रेखा उत्तर में जो भारत है वो उपोष्ण कटिबंध में आता है, और कर्क रेखा से दक्षिण का जो भारत है वो उष्ण कटिबंध में आता है। बिहार के संदर्भ में वही चीज लागू होता है कि गंगा नदी का जो उत्तर का जो भाग है वो उपोष्ण कटिबंध में आता है, और गंगा नदी का दक्षिण का जो भाग है, दक्षिणी बिहार है, वो उष्ण कटिबंध में आता है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न कहता है कि मुंबई किस लिए प्रसिद्ध है? मुंबई जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? सॉरी, मुंबई हाई, आई एम सॉरी फॉर दैट। मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? हीरा उत्पादन के लिए, कोयला उत्पादन के लिए, तेल उत्पादन के लिए, तांबा उत्पादन के लिए। तो बताइएगा कि मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? हीरा उत्पादन के लिए, कोयला उत्पादन के लिए, तेल उत्पादन के लिए, तांबा उत्पादन के लिए। देखिए, मुंबई हाई जो है वो है
आपको तेल उत्पादन के लिए, है ना। मुंबई हाई तेल उत्पादन के लिए है। और एक और भी आता है तेल उत्पादन के लिए, इसको कहते हैं केजी बेसिन, है ना, केजी बेसिन, इसको कहते हैं कावेरी गोदावरी बेसिन, है ना। ये है आपका मुंबई हाई यहाँ पे है और केजी बेसिन यहाँ पे, कावेरी गोदावरी बेसिन यहाँ पे है। दोनों जो है वो तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न कहता है कि भूमंडलीकरण का परिणाम क्या है। भूमंडलीकरण ग्लोबलाइजेशन का परिणाम क्या है। तो भूमंडलीकरण का परिणाम यानी ग्लोबलाइजेशन का परिणाम क्या है। ए है पूंजी प्रवाह, बी है विकास, सी है नवाचार और डी है इनमें से सभी। तो बताइए कि ग्लोबलाइजेशन का परिणाम क्या है। देखिए भारत में जो भूमंडलीकरण है, भारत में भूमंडलीकरण की जो शुरुआत मानी जाती है 1991 में, ठीक है, इसको कहते हैं एलपीजी, है ना। एलपीजी की जब विकास हुआ भारत में, तो ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन की जब शुरुआत हुई, यही से भारत में भूमंडलीकरण की शुरुआत मानी जाती है। और वो 1991 में एक और बात के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, रूस के विघटन के लिए। रूस का जब विघटन हुआ था तो जो है 15 राज्यों का निर्माण हुआ था, 15 देशों का निर्माण हुआ था। उसमें लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया है, यूक्रेन है, वहाँ पे बेलारसिया है, ये सब वगैरह बहुत सारे जो देश है। उधर आप इधर बढ़िएगा, जिसको कहते हैं मिडिल मध्य एशिया, उसमें आप देखें उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान वगैरह जो इलाका है वो सब रूस का ही कभी पार्ट हुआ करता था, आज वो अलग हो गए हैं। तो इसको आप याद रखेंगे। तो भूमंडलीकरण का परिणाम क्या है, तो आपको डी दिख जाएगा, सभी, इसमें से सभी भूमंडलीकरण का परिणाम है। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले महिला राष्ट्रपति कौन थे। भारत के पहले महिला राष्ट्रपति कौन थे, बहुत आसान प्रश्न है भाई। भारत के पहले महिला राष्ट्रपति प्रथम ऑब्जेक्टिव में, हाँ सॉरी, ए ऑप्शन में है राजेंद्र प्रसाद, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी इंदिरा गांधी और डी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। सबसे आसान है कि प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी और प्रथम महिला स्पीकर हैं मीरा कुमार, जो बिहार की हैं, है ना, मीरा कुमार, ये बिहार की हैं और प्रथम महिला स्पीकर बनी थी। अच्छा, दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान में अभी द्रौपदी मुर्मू हैं, वो दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, ठीक है। अब एक विवाद हो गया था कि राष्ट्रपति अगर पुरुष है तो ठीक है राष्ट्रपति बोलेंगे, अगर राष्ट्रपति जो है महिला है तो क्या राष्ट्रपत्नी बोलेंगे, सब विवाद हो गया था ना। मतलब ये जो महाराष्ट्र के जो एक एमएलए थे उन्होंने ऐसा कुछ बोल दिया था तो इस पे। लेकिन ये देखिए राष्ट्रपति एक पद है ना, संवैधानिक पद है, इसलिए उसको हम राष्ट्रपति ही बोलेंगे, राष्ट्रपति नहीं बोलेंगे। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो याद रखिए 1951 से 56, 1960 से 62, 2012 से 13 और 2007 से 18। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो याद रखिएगा 1951 से 56 के बीच में होराल्ड डोमर मॉडल, है ना, याद रखिएगा होराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है प्रथम पंचवर्षीय योजना। भारत में अब तक 12 पंचवर्षीय योजना चली है और अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर के 17 तक थी, है ना। उसके बाद पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, जरा आप लोग बताइए जल्दी, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। देखिए अर्थशास्त्र के लेखक याद रखिएगा कि ऑप्शन ए में है विष्णुगुप्त शर्मा, ऑप्शन डी है सॉरी विष्णुगुप्त है, विष्णुगुप्त शर्मा नहीं, ऑप्शन ए है विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी है एडम स्मिथ, सी है फ्रेडरिक हायक और डी है जॉन मेनार्ड केन्स। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, याद रखेंगे अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, विष्णुगुप्त हैं, यानी कि कौटिल्य हैं, अर्थशास्त्र लेखक हैं। अच्छा, अर्थशास्त्र किस पर पुस्तक लिखी गई है, तो याद रखिएगा राजनीति एवं प्रशासन पर, राजनीति एवं प्रशासन पर लिखी गई। अच्छा, ये जो विष्णुगुप्त हैं वो किस काल के हैं, ये हैं मौर्य काल के, मौर्य काल के। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मंत्री हुआ करते थे, ठीक है। और ये जो विष्णुगुप्त हैं यानी कि कौटिल्य हैं, इन्होंने घनानंद को हराने में बहुत मदद की थी, किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है। आगे बढ़िए। अच्छा, एक कौन, एडम स्मिथ कौन है। एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम क्या है, ठीक है। देखिए एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। उसमें एडम स्मिथ ने इनविजुअल हैंड की बात करी थी, इनविजुअल हैंड क्या, अदृश्य हाथ की बात करी थी। अच्छा, एडम स्मिथ जो है वो फ्री मार्केट की बात करते हैं, है ना, मार्केट को रिलीज करने की बात करते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। अच्छा, एडम स्मिथ का जो है मॉडल कब फेल हो गया था, तो एडम स्मिथ का जो मॉडल है
देखिए एडम एडम स्मिथ जो है, इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन, याद रखिएगा। ये लिखा गया था कब? 1776 में। उस समय 1776 में ही अमेरिकी क्रांति हुई थी, है ना। याद रखिएगा, अमेरिकी क्रांति के जो सबसे बड़े नेता थे कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन, वाशिंगटन, है ना। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी ये थे। प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन हुआ करते थे। और अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति, काफी चर्चित हैं, 16वें राष्ट्रपति हैं कौन? तो इनका नाम है अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन, है ना, लिंकन है। इन्होंने किसकी परिभाषा दी है? तो लोकतंत्र की, यानी कि डेमोक्रेसी की परिभाषा इन्होंने दी है। अच्छा, अब आगे आ जाइए आगे। तो जो वेल्थ ऑफ नेशन है वो क्या कहता है? इनविजिबल हैंड, है ना। इनविजिबल हैंड की बात करता है, यानी कि अदृश्य हाथ। अदृश्य हाथ की बात करता है ये। अदृश्य हाथ का मतलब क्या है? इनका कहना है कि मार्केट को फ्री छोड़ दीजिए, मार्केट पर किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। समझ गए? तो याद रखिए। अच्छा, ये जो एडम स्मिथ की जो इनविजिबल हैंड की थ्योरी है वो कब फेल हो गई थी? तो ये हो गया था 1929-30 के आर्थिक मंदी के बाद ये फेल हो गई थी इनकी थ्योरी। तब आए थे जॉन मेनार्ड केन्स, और इनकी जो थ्योरी 1970-80 के दशक में फेल हो गई थी। तब आए थे फ्रेडरिक हाइक और मिल्टन फ्रीडमैन, इनकी थ्योरी आई फिर। ठीक, तो आगे बढ़िए। अब अगला प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न कहता है कि सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन है? सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन है भाई? तो ऑप्शन 1 में है बुध है, मंगल है, अरुण है, वरुण है। तो सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन है? तो बुध है, याद रखिएगा। अभी तक हमारे सौर मंडल के 8 ग्रह हैं, सबको पता ही है 8 ग्रह। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। तो ये है, याद रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर क्षुद्र ग्रहों की एक पट्टी, उसका नाम क्या है? इसका नाम है क्यूपर बेल्ट। क्या नाम है? क्यूपर बेल्ट। ये बहुत बार पूछता है ना। ये हमारे सौर मंडल के सबसे अंतिम छोर पर स्थित है क्यूपर बेल्ट। चलिए, अच्छा, एक प्रश्न और पूछता है कि किन 2 ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है? तो कौन कौन का है? एक है मंगल, दूसरा बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है। चलिए, अब अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न कहता है कि पारसेक किसका इकाई है? पारसेक किसका इकाई है? प्रकाश का, दूरी का, समय का, चाल का। पारसेक किसकी इकाई है? प्रकाश की, दूरी की, समय की, चाल की। किसकी इकाई है? तो याद रखिए, दूरी का इकाई है पारसेक। अगला प्रश्न पे आइए कि समुद्री प्रदूषण का मापक कौन है? समुद्री प्रदूषण का मापक कौन है? समुद्री प्रदूषण का मापक है कौन? तो ऑप्शन ए में प्रवाल है, ऑप्शन बी में समुद्री जीव, ऑप्शन सी है समुद्री पेड़, और ऑप्शन डी है समुद्री जल। तो बताइए कि समुद्री प्रदूषण का मापक कौन है? देखिए, जो मरीन बायोडाइवर्सिटी यानी कि समुद्री जो विविधता है ना, इसका हेल्दी होने का सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण है वो है प्रवाल भित्ति, है ना। प्रवाल भित्ति, प्रवाल जो है, जो कहते हैं कोरल जो है, जहां हेल्दी होता है वहां पर समुद्री जैव विविधता बहुत अच्छी मानी जाती है। तो समुद्र का इंडिकेटर भी कहा जाता है प्रवाल भित्ति को। समझ गए? भारत में 2-3 प्रवाल द्वीप हैं, जो एक तो लक्षद्वीप पूरा का पूरा प्रवाल द्वीप है, दूसरा अंडमान निकोबार में भी प्रवाल द्वीप स्थित है। उसके बाद आप देख सकते हैं कच्छ की खाड़ी में भी प्रवाल आपको मिलेंगे। उसके बाद आपको मिल जाएगा कहाँ? तो ये आपको यहाँ मिल जाएंगे कौन? मन्नार की खाड़ी में प्रवाल के उपस्थिति आपको देखने को मिलती है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल जो से बना रिफ है, जो प्रवाल बैरियर है, प्रवाल से बना जो पहाड़ है, उसका नाम है ग्रेट बैरियर रिफ। ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ है? तो उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के मुहाने पर स्थित है, और इसकी लंबाई लगभग 1900 किलोमीटर है, जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है। अच्छा, ये कहाँ पे, किस महासागर में स्थित है? तो आपको याद होना चाहिए कि ये जो है ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है, वो प्रशांत महासागर में स्थित है। तो प्रशांत महासागर किधर स्थित है? तो प्रशांत महासागर के उत्तरी प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। तो ये भी कभी पूछ लेते हैं, क्योंकि देखिए बोर्ड वाले सन के होते हैं, कुछ ही पूछ लेते हैं भाई। अगला प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न है कि जो है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से 43 किलोमीटर है, क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, इसको अगर नहीं समझ पाए तो फिर दिक्कत है। देखिए, प्रश्न कहता है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से 43 किलोमीटर है, क्या है? कम है, अधिक है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। याद रखिए, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से 43 किलोमीटर है। कितना है याद रखोगे आप यहाँ पे कि ये पृथ्वी है, ये जो है विषुवतीय व्यास इसको कहते हैं, विषुवतीय व्यास, और ये है ध्रुवीय व्यास, यानी कि दोनों ध्रुव को मिलाने वाली, है ना। तो ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना किलोमीटर? अब बात आती है कि बड़ा कौन है। तो याद रखिए, ये जो विषुवत रेखा है ये बड़ा है, और ध्रुवीय रेखा ये छोटा है।
कितना है, तो इसकी जो ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर, और ये है 12,700 आपको जो है 57 किलोमीटर। इसको हम घटा देंगे तो आ जाएगा 43 किलोमीटर। तो प्रश्न कहता है कि विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से 43 किलोमीटर अधिक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, अधिक है। यानी विषुवतीय व्यास बड़ा है ध्रुवीय व्यास से। कितना बड़ा है, तो 43 किलोमीटर बड़ा है। अब अगले प्रश्न पे आइए। निम्नलिखित में से कौन शीत मरुस्थल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन शीत मरुस्थल नहीं है? शीत मरुस्थल मतलब ठंडा मरुस्थल कौन नहीं है? तारीम नहीं है, तकला मकान नहीं है, थार नहीं है, गोबी नहीं है। याद रखिए कि शीत मरुस्थल, दुनिया में बहुत सारे शीत मरुस्थल है। दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन है? वो है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है और दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है। लेकिन अगर वार्म मरुस्थल की बात कर दें, अगर मैं यहाँ पर सहारा लिख देता तो सहारा गर्म मरुस्थल है। ठीक, तो याद रखिए कि शीत मरुस्थल कौन नहीं है? तारीम है, तकला मकान भी है, थार नहीं है, गोबी है। तो याद रखिए आंसर हो जाएगा थार। थार चूंकि भारत में है और एक कर्क रेखा के आसपास स्थित है, तो कर्क रेखा जो है यहाँ पे गर्मी पड़ती है। याद रखेंगे कि थार मरुस्थल ये है। अच्छा, एक विक्टोरिया मरुस्थल है, वो कहाँ है? याद रखिए विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। बार बार प्रश्न इसको रिवाइज करता है, पूछता है इसको। अगला प्रश्न है कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑप्शन है कि आर्थर होम्स ने, अल्फ्रेड वेगनर ने, जॉर्ज लेवेंथर ने, और इनमें से कोई नहीं। तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया है कौन? अल्फ्रेड वेगनर 1912 में, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि ज्वालामुखी से निर्मित आंतरिक स्थलाकृतियां निम्नलिखित में से कौन है? ज्वालामुखी से निर्मित आंतरिक यानी कि पृथ्वी के अंदर ही ज्वालामुखी से बहुत सारे स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है। जो ज्वालामुखी फटता नहीं है, अंदर ही अंदर जो है ना छेद करके जो जम जाता है, उसे जो स्थलाकृति बनता है उसको कहते हैं आंतरिक स्थलाकृतियां। इसमें कौन है? तो बैथोलिथ है, फेकोलिथ है, सील है, डाइक है। इनमें से एक से अधिक है, तो याद रखिए सभी है। बैथोलिथ, फेकोलिथ, सील, डाइक, लेपोलिथ, लेकोलिथ, सारी चीजें जो है वो आंतरिक स्थलाकृतियां हैं ज्वालामुखी से निर्मित। समझ गए। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? अफ्रीका में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, एशिया में। विक्टोरिया झील याद रखिए तो यह अफ्रीका में स्थित है। याद रखेंगे कि अफ्रीका में एक बहुत बड़ा जो है घाटी, उसको कहते हैं महान भ्रंश घाटी। और महान भ्रंश घाटी में कई सारे झीलें स्थित है। उसमें टाना, टुरकाना, एल्बर्टा, क्योगा, मालावी, टैंगानिका, इतनी सारी झीलें स्थित है। कहाँ? तो महान भ्रंश घाटी में। याद रखेंगे विक्टोरिया जो झील है वो महान भ्रंश घाटी का पार्ट नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक वहां पे बार बार प्रश्न पूछता है करीबा बांध। करीबा बांध किस नदी पर है? तो जाम्बेजी नदी पर है। याद रखिएगा करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से सुनामी का कारण क्या है? सुनामी। अच्छा, एक बात बताइए, सुनामी तो बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन सुनामी जो है एक किस देश से निकला हुआ शब्द है? तो याद रखिए ये जैपनीज शब्द है, ये जापान का शब्द है सुनामी। अब सुनामी का कारण क्या है? याद रखिएगा प्रश्न ऑप्शन में है समुद्री प्लेट का टकराना, ऑप्शन बी है समुद्री ज्वालामुखी विस्फोट, ऑप्शन सी है समुद्र में परमाणु विस्फोट, और एक से अधिक। याद रखिए सुनामी जो है, ऐसे मुख्य रूप से सुनामी जो है ना, ये इसका एक कारण है प्लेटों का टकराना, लेकिन ज्वालामुखी के कारण भी सुनामी आ जाता है, और समुद्र में परमाणु विस्फोट भी अगर करेंगे तो भी सुनामी आ सकता है। अभी कुछ हाल में ही उदाहरण देखा गया कि अमेरिका ने जो है अगर एक परमाणु बम का विस्फोट समुद्र के अंदर कर दिया तो जो है कुछ दूर में सुनामी जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। तो जो है परमाणु विस्फोट के कारण भी सुनामी उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा सुनामी जो है जापानीज शब्द है। अगला प्रश्न पे आ जाइए और देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन पूर्वोत्तर की पहाड़ी नहीं है? पूर्वोत्तर भारत की कौन सी पहाड़ी नहीं है? तो ऑप्शन है ए में डाफला, ऑप्शन बी में है मिरी, ऑप्शन सी में है अबोर, और ऑप्शन डी में है सेवराय। तो याद रखिएगा पूर्वोत्तर भारत में कई सारे पहाड़ियां हैं, जैसे डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पश्चिमी कछार जो है, इसमें आपको मिल जाएगा जो है ये ब्लू माउंटेन, आपको मिल जाएगा नागा हिल्स, आपको मिल जाएगा गारो खासी जयंतिया। ये सारे जो पहाड़ी है वो कहाँ का है? तो पूर्वोत्तर भारत का है। याद रखेंगे कि सेवराय जो है वो दक्षिण भारत की पहाड़ी है ना। तो याद रखिएगा ये सारा तीनों जो है ना वो पूर्वोत्तर की है, और नहीं है तो सेवराय नहीं है। अगला प्रश्न पे आइए कि अफ्रीका में कॉफी के बागान को, ये अफ्रीका नहीं है भाई, ये गलती से टाइप हो गया है, ये है आपका ब्राजील, है ना। ब्राजील में कॉफी के बागान को, या फिर दक्षिण अमेरिका में कॉफी के बागान को क्या कहते हैं? तो सबको ही पता ही होगा, ये आसान प्रश्न है, फेजेंडा।
फिर अच्छा, कॉफी कहवा पोर्ट के नाम से कौन जाना जाता है, कौन सा जो स्थान जाना जाता है, कौन सा पोर्ट जाना जाता है, वो है आपका साओ पालो जो ब्राजील में है। ब्राजील के कई शहर जो है फेमस है, याद रखिएगा। एक जो रियो डी जेनेरो जहाँ पे पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, और ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है ना कि रियो डी जेनेरो है। आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, ब्राजील के कौन से खिलाड़ी जो है फुटबॉल खिलाड़ी काफी फेमस है, कमेंट करके बताएंगे। चलिए मैं बताता हूँ, नेमार। आगे बढ़ जाते हैं। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में ऑप्शन ए है, बी है महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी है बंगाल में, और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश में। तो मोपला विद्रोह हुआ था केरल में 1921 में। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। देखिए, तो रैपिड फायर भाई 50 क्वेश्चन हमको 50 मिनट में 40 मिनट में करवाना है, तो जल्दी मैं क्वेश्चन आपके सामने ले रहा हूँ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उर्वरक के सबसे अधिक प्रयोग से होता है। अगर हम फसलों में उर्वरक या खेतों में उर्वरक का सबसे अधिक प्रयोग करेंगे तो उससे क्या हानि होगा या क्या लाभ होगा? तो देखिए, ऑप्शन एक में है मृदा प्रदूषण बढ़ जाता है, जल प्रदूषण, तीसरा वायु प्रदूषण, और एक से अधिक। तो याद रखिए, खेतों में अगर हम उर्वरक का अधिक प्रयोग करेंगे तो तीनों हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? अभी मैंने इसको डील कर ही रहा था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए रियो डी जेनेरो में, क्योटो में, शिकागो में, लंदन में। याद रखिएगा, तो ये हुआ था 1992 में। कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरो कहाँ है? ब्राजील में है। ठीक है। अच्छा, ब्राजील में अगले साल कुछ होने वाला है, 2024 का जो ये है G20 सम्मेलन ब्राजील में होने वाला है। ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं लूला डी सिल्वा, उन्होंने 2023 में जो G20 की समिट भारत में हुई थी, उसमें जो दो प्रतीक चिन्ह है, हथौड़ा और वो जो पीटने वाला होता है, वो ले गए थे उठा करके ये। तो याद रखिएगा कि अगला जो G20 समिट ब्राजील में होने वाला। अगला प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न कहता है कि चुनाव निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है ना? देखिए, संस्थाएं तीन प्रकार की होती है, एक संवैधानिक संस्था है, गैर संवैधानिक संस्था, असंवैधानिक संस्था। याद रखिएगा कि संस्थाएं जो भारत में होती है ना, वो तीन प्रकार की होती हैं। एक संवैधानिक संस्था, एक होता है असंवैधानिक संस्था, और एक होता है गैर संवैधानिक संस्था, है ना? तो देखिए, संवैधानिक संस्था जिसका उल्लेख संविधान में है, और जो गैर संवैधानिक संस्था जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है लेकिन संसद या मंत्रिपरिषद के द्वारा नियम बना करके स्थापित किया गया है, और एक जो है उसको कहते हैं असंवैधानिक संस्था, जो न उसका संविधान में उल्लेख है और न उसको संसद और मंत्रिपरिषद के द्वारा गठित किया गया है। और जो असंवैधानिक संस्थाएं होती है ना, वो संसद के द्वारा निर्मित संस्थाएं या फिर संविधान में जो गठित उल्लेखित जो संस्थाएं हैं उसका अपमान करती हैं, उसका वायलेंस करती हैं। जैसे बब्बर खालसा, जैसे ISIS, जैसे कि इंडियन मुजाहिदीन, ये सब आतंकवादी संगठन है। इसको हम कहेंगे जो है गैर संवैधानिक संस्था, सॉरी नहीं, इसको कहेंगे असंवैधानिक संस्था। आई एम सॉरी फॉर दैट, असंवैधानिक संस्था इसको बोलेंगे। जितने भी आतंकवादी संगठन है ना, जैसे अभी हमास अभी काफी चर्चा में है, जो इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो वॉर हो रहा है, जो गाजा पट्टी में हमास एक्टिव है, वो अगर हमास को आ जाए तो हमास क्या है? असंवैधानिक संस्था है। अब आगे बढ़िए। अब ये इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संस्था नहीं है? तो चुनाव आयोग, नीति आयोग, वित्त आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग। तो कहता है कि कौन से संस्थाएं हाँ संवैधानिक संस्था नहीं है? तो याद रखिएगा, ये जो है नीति आयोग है ना, ये संवैधानिक संस्था नहीं है। ये कौन संवैधानिक, ये संस्था नीति आयोग कैसी संस्था है? तो ये है आपका जो है गैर संवैधानिक संस्था, एक गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक। अगला प्रश्न पे आ जाइए। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक ऑप्शन एक है टोडरमल, पाणिनि, सी है हेनसोंग, और डी है फाहियान। याद रखिए, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। याद, बहुत आसान प्रश्न है, तो पाणिनि है। अगले प्रश्न पे आ जाइए। कहता है कि चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था भाई? कौन बताएंगे? आसान है। ऑप्शन ए है राजगीर में, ऑप्शन बी है वैशाली में, सी पाटलिपुत्र में, और डी कुंडलवन में। तो ये कुंडलवन में किसके काल में? कनिष्क के काल में, है ना? कनिष्क के काल में कब हुआ था? तो 98 ईस्वी में हुआ था। ठीक, सवाकामी की अध्यक्षता में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पे है कि वैदिक काल में सूदखोर को क्या कहते थे? वैदिक काल में शुद्धखोर को क्या कहते थे? जल्दी बताइएगा। वैदिक काल में शुद्धखोर को क्या कहते थे? ऑप्शन एक है ईमानदार, बी है बेकनॉट, सी है फनी, और डी है पन। तो याद रखिए, बेकनॉट कहते थे, है ना? वैदिक काल में शुद्धखोर को बेकनॉट कहा जाता था। अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न कहता है कि हाल में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? देखिए, अभी जो वॉर चल रहा है इजराइल और हमास के बीच में, उस समय इजराइल के जो प्रधानमंत्री उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। अच्छा, इनके पहले कौन थे? इनके पहले थे नफ्ताली बेनेट। ठीक।
और नफ्ताली बेनेट के पहले कौन थे? उनके पहले भी बेंजामिन नेतन्याहू हुए थे। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं, तो याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तापमान किस पर निर्भर करता है? तापमान, टेम्परेचर जो है किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए ऊंचाई पर, ऑप्शन बी है पवन पर यानी कि हवा की गति पर, ऑप्शन सी है जल धाराओं पर, ऑप्शन डी है वनस्पति पर, और एक से अधिक। तो बताइएगा कि तापमान किस पर निर्भर करता है, तो याद रखेंगे एफ ऑप्शन, इस सारी चीजों पर तापमान निर्भर करता है। ज्यादा ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान कम हो जाएगा, पवन ज्यादा तेज चलेगा तापमान कम हो जाएगा, जलधाराओं पर भी तापमान निर्भर करता है, क्योंकि अगर गर्म जलधाराएं ठंडी जलधाराओं में जाती है तो उसको जो है ये उसको रिप्लेस करके गर्म कर देती हैं। वनस्पति जहाँ पे ज़्यादा होगा तापमान फिर भी कम हो जाएगा, तो वनस्पति कम होगा तापमान ज़्यादा हो जाएगा, तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? बहुत अच्छा प्रश्न भाई ये। स्वराज पार्टी बहुत बार सुने होंगे। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ था। कौन किए थे? ऑप्शन एक में है चित्तरंजन दास, सॉरी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी है चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, और डी है एक से अधिक। याद रखिए कि अगर मोतीलाल नेहरू नहीं रहे, ठीक है, चित्तरंजन दास रहे, तो आंख बंद करके मारेंगे चित्तरंजन दास। लेकिन अगर मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास दोनों रहे और यहाँ पे रहे एक से अधिक, तो एक से अधिक हो जाए, क्योंकि दोनों मिलकर के गठन किया था। भले उसमें ज्यादा रोल चित्तरंजन दास का रहा हो, लेकिन मोतीलाल नेहरू का भी कम सहयोग नहीं रहा था। तो 1993 में जो है स्वराज पार्टी का गठन किया था चित्तरंजन दास ने, और शायद मुझे जहां तक याद है कि 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई थी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। कहता है होम रूल की स्थापना किसने किया था? फिर से वही प्रश्न आ गया भैया। अब देखिए होम रूल की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन एक में है एनी बेसेंट, ऑप्शन बी में है महात्मा गांधी, और ऑप्शन सी में है बाल गंगाधर तिलक, और ऑप्शन डी में एक से अधिक। तो याद रखिए एनी बेसेंट ने भी किया था होम रूल की स्थापना, और बाल गंगाधर तिलक ने किया था। लेकिन अगर प्रश्न आता है कि पहले किसने किया था, तो पहले किया था बाल गंगाधर तिलक ने, और बाद में किया था एनी बेसेंट ने। तो कब किया था? तो इन्होंने किया था अप्रैल 1916 को, और एनी बेसेंट ने किया था सितंबर 1916 को। ठीक, तो आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले आंदोलन किसने किया था? ऑप्शन एक में है सन्यासियों ने, ऑप्शन बी में है फकीरों ने, ऑप्शन सी है चोरों ने, और ऑप्शन डी है किसानों ने। तो अंग्रेजों के खिलाफ पहला आंदोलन किसने किया था? तो पहला आंदोलन किया था सन्यासियों ने। यह 1776 से लेकर के 1800 के बीच में किया था सन्यासियों ने। चलिए, कहा जाता है कि जब जब जो है भारत पे कोई खतरा आता है तो संत फकीरों का बड़ा आंदोलन होता है, तो सन्यासियों का आंदोलन शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? ऑप्शन एक में है मांडवी, ऑप्शन बी में है जुआरी, ऑप्शन सी में पेनेरू, और ऑप्शन डी में माही। तो याद रखिएगा कि कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। देखिए मांडवी गोवा में बहती है, जुआरी भी गोवा में बहती है, और पेनेरू जो है ना वो तमिलनाडु में बहती है ना। माही जो है वो विंध्याचल से निकल करके और जो है गुजरात होकर के वो अरब सागर में गिर जाती है। तो पेनेरू जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है तमिलनाडु से बहकर। पेनेरू पेन्नर, कंफ्यूज मत कीजिएगा, पेनेरू और पेन्नर नदी ये दोनों तमिलनाडु बहती है। चाहे एक नदी और है जो कहते हैं पेरियार, पेरियार नदी गिरती है कहाँ? तो अरब सागर में गिरती है। वो बहती कहाँ से है? तो वो बहती है केरला में। ठीक, अब अगले प्रश्न पे आ जाइए। रेशम के कीड़े पाले जाते हैं किस पे? रेशम के कीड़े पाले जाते हैं आम के पत्तों पर, बी तुलसी के पत्तों पर, सी सहतूत के पत्ते पर, और डी बैगन के पत्तों पर। बताइएगा, ये आसान प्रश्न है भाई, ये है सहतूत के पत्तों पर। अच्छा, कितने प्रकार के रेशम होते हैं? देखिए तरस रेशम, इरी रेशम, मूंगा रेशम, और अब तो सिंथेटिक रेशम भी आ गया है। तो रेशम याद रखिएगा, ये कुछ नाम पूछ लेते हैं, टरस रेशम, इरी रेशम, है ना, मलवरी रेशम, बिल्कुल हाँ, मलवरी रेशम, मूंगा रेशम, इस प्रकार के रेशम के वो होते हैं। तो अगला प्रश्न है कि भारत की जलवायु निम्नलिखित में से कैसी है? तो भारत की जलवायु कैसी है भाई? ऑप्शन एक में है शीतकटिबंधीय है, उष्णकटिबंधीय है, उपोष्णकटिबंधीय है, और शीतोष्ण कटिबंधीय। तो भारत की जलवायु कैसी है? देखिए ओवरऑल भारत की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु है। ठीक, ओवरऑल भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से काली मिट्टी कौन से राज्यों में पाई जाती है? ऑप्शन ए में है गुजरात, ऑप्शन बी में है मध्य प्रदेश, और ऑप्शन सी में है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी में है कर्नाटक, और ऑप्शन एफ में है इनमें से एक से अधिक। तो याद रखिएगा काली मिट्टी ये सभी राज्यों में, 4 राज्यों में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहले भारत में आए थे? भारत में जो विदेशी हमारे यहाँ जो कंपनी आई थी वो कौन पहले आए थे? सबसे पहले तो पुर्तगाल आए थे। कब? तो ये आए थे 1498 में, वास्को डी गामा। ठीक, वास्को
डिगामा। किसके सहायता से आया था ये अब्दुल मजीद की सहायता से। ये एक गुजराती व्यापारी था, ये गुजराती व्यापारी था अब्दुल मजीद। इसकी सहायता से पहुंचा कहां? केरल। केरल में, केरल का शासक कौन था? जमोरीन था। और जमोरीन जब वास्को डिगामा जब लौट रहा था तो जमोरीन ने इसको कुछ मसाले दे दिए, जिसको वास्को डिगामा यूरोप में बेच करके पूरे यात्रा का 60 गुना फायदा कमाया था ये। ठीक। अच्छा, डच कब आए थे? तो डच आए थे 1602 में। अंग्रेज कब आए थे? तो 1600 ईस्वी में आए थे। फ्रांसीसी कब आए? तो 1664 में। याद रखिएगा, फ्रांसीसियों का एक गवर्नर हुआ करता, उसका नाम था डुप्ले, है ना। डुप्ले ने क्या शुरू किया था पता है? डुप्ले ने शुरू किया था बांटो और राज करो की नीति, है ना। तो डुप्ले का है ये शुरू किया गया। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कहता है कि सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सामान्यतः राज्यपाल का कार्य कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन 1 है 3 वर्षों का, ऑप्शन बी है 5 वर्षों का, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति की इच्छा पर, और ऑप्शन डी है कि संविधान में उल्लेख नहीं है इसका। तो बताइएगा कि सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है भैया? तो याद रखिए, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्य 5 वर्षों का होता है। और राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। उसके द्वारा लिखित हस्ताक्षर के एक कॉपी के अनुसार, एक मतलब कह सकते हैं कि एक प्रमाण पत्र के अनुसार वो पद पर धारण करता है। लेकिन राष्ट्रपति जब भी चाहेगा राज्यपाल को हटा सकता है, या फिर उसको एक राज्य के बदले 2 राज्यों का, 3 राज्यों का, राष्ट्रपति जितना भी चाहे उतना राज्यों का अधिभार उसको दे सकता है राज्यपाल को। ठीक है। लेकिन ऐसे ओवरऑल अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, और राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है, और इसकी जो सामान्य कार्यकाल है वो 5 साल है। ठीक। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न कहता है कि मैं नास्तिक क्यों हूं, किसकी रचना है? बहुत अच्छी पुस्तक है ये, कहीं पढ़िएगा, मैंने पढ़ा है, बहुत पतली सी पुस्तक है ये, कि मैं नास्तिक क्यों हूं। ये ऑप्शन 1 में चंद्रशेखर आजाद का, राम प्रसाद बिस्मिल का, और ऑप्शन सी है भगत सिंह का, और ऑप्शन डी है राजगुरु का। मैं नास्तिक क्यों हूं, ये प्रश्न है, ये जो पुस्तक है इसका नाम है, लेखक का नाम है भगत सिंह। देखिए, भगत सिंह ने एक और पुस्तक लिखी है, लिखी तो नहीं है लेकिन उसका प्रेफिक्स लिखा है भगत सिंह ने। अब बार बार वो प्रश्न पूछते हैं, उसका नाम है फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब, है ना, फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब, ऐसे एक पुस्तक है। इसको लिखा है भगवती चरण बोहरा ने, लेकिन इसके जो प्रेफिक्स है उसको लिखा है भगत सिंह ने। तो याद रखिएगा कि मैं नास्तिक क्यों हूं, इसको लिखा है भगत सिंह ने, फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब लिखा है भगवती चरण बोहरा ने, लेकिन इसकी जो प्रेफिक्स है, इसका जो साभार है, इसको लिखा है भगत सिंह ने, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से वैदिक काल का दर्शन कैसा है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्त, बहुत अच्छा प्रश्न है। वैदिक काल का दर्शन, तो वैदिक काल का दर्शन क्या है? ऑप्शन 1 में प्रवृत्ति मार्गी, ऑप्शन बी है निवृत्ति मार्गी, और ऑप्शन सी है मध्यम मार्गी, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो बताइए कि वैदिक काल का दर्शन कैसा है? तो देखिएगा कि वैदिक काल जो है वो प्रवृत्ति मार्गी है। प्रवृत्ति मार्गी का मतलब क्या है? वो कहता है कि व्यावहारिक कर्म में चाहिए, वो सन्यास की बात नहीं करता, वो स्वर्ग की बात करता है। ठीक है। तो जो है ये प्रवृत्ति मार्गी है इसका। और देखिए, एक पुस्तक पढ़िएगा, जयशंकर प्रसाद की पुस्तक, उसका नाम है कामायनी। तो कामायनी में जो है ना, दो किरदार हैं, 2 कैरेक्टर हैं, एक का नाम है श्रद्धा और एक का नाम है मनु। ये दोनों कैरेक्टर जो है वो प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग के बीच में कन्वर्सेशन करते हैं। ठीक, पढ़िएगा, मौका मिलेगा तो। अगला प्रश्न है कि हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? सल्फाइड के कारण, कैरोटीन के कारण, कुकरमीन के कारण और लाइकोपीन के कारण। तो हल्दी का पीला रंग जो है क्यूमीन के कारण होता है। ठीक है। कैरोटीन के कारण गाजर लाल होता है, और लाइकोपेन के कारण टमाटर लाल होता है। अगला प्रश्न है, ये कहता है कि प्लाज्मा में जल की मात्रा कितना होता है? तो प्लाज्मा में जल की मात्रा कितना होता है? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी जो है 60%, ऑप्शन सी 90%, और ऑप्शन डी 35%। तो प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है भाई? तो जल की मात्रा होती है 90%। 90 से 92% प्लाज्मा में जल होता है। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? पीला, गाढ़ा पीला। तो अगला प्रश्न है कि मछली पकड़ने की कला कब विकसित हुई थी? तो मछली पकड़ने की जो कलाएं विकसित हुई थी, ऑप्शन 1 में पूरा पाषाण काल में, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल में, और ऑप्शन सी हड़प्पा सभ्यता में, और ऑप्शन डी नवपाषाण काल में। तो बताइएगा कि मछली पकड़ने की कला कब विकसित हुई थी? ये हुआ था मध्य पाषाण काल में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित क्या है? ऑप्शन 1 में है बिहार, मठ, चैत्य, स्तूप। तो अच्छा,
हमने थोड़ा सा इसमें फेरबदल करना जी। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म से संबंधित कौन नहीं है? नहीं, इसमें तो सब हो जाएगा ना भाई, ये टाइपिंग मिस्टेक है दोस्त। इसमें एफ हो जाएगा एक से अधिक, एक से अधिक, अधिक, ठीक है। तो इसमें सभी है, बौद्ध धर्म से बिहार भी है, मठ भी है, चैत्य भी है, स्तूप भी है, तो सारे बौद्ध धर्म से संबंधित ही हैं। चलिए अगला है कि बायोडीजल बनाने के लिए किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन एक है गन्ने का, ऑप्शन बी है रतनजोत का, चावल का, इनमें से सभी का। तो बताइए कि बायोडीजल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? देखिए बायोडीजल बनाने के लिए सभी का उपयोग किया जाता है, ठीक। अच्छा, अभी जो बायोडीजल है उसको अपन जो क्या कहते हैं, इथेनॉल, है ना। अभी पेट्रोल में कितना इथेनॉल मिलाया जाता है? देखिए अभी जो है हम लोग इसको कहते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग। अभी पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा है, ठीक है। आने वाले समय में इसको 30%, 50% भी करने की संभावना है, जिससे से जो है हमारे के पास इथेनॉल अवेलेबल हो जाएगा, उसमें इथेनॉल ब्लेंडिंग और ज़्यादा तेज हो जाएगी। अगला कि काली मिट्टी में किस तत्व की प्रधानता होती है, किस तत्व की अधिकता होती है? काली मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है? तो बताइएगा, नाइट्रोजन की, लोहे की, पोटास की, फास्फोरस की। तो काली मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है भैया? तो होता है लोहा की, लोहा और एल्युमिनियम की अधिकता होती है काली मिट्टी में। तो देखिए आज के लिए इतना ही था, और हम कल भी आपके साथ हाजिर होंगे। और एक काम आप कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करवा दीजिए, आप भी कीजिए और करवाइए भी, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप मजा लीजिए, और क्या।